हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टॉप 10 प्रश्न फिर से लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं आज के फिर से साइंस के टॉप 10 प्रश्न में क्या है कुछ खास। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आने वाली रहे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का देखते हैं साइंस का टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन में फिर से क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतरिक्ष यात्री द्वारा कौन सा शैवाल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन प्रयोग करेगा, तो अंतरिक्ष यात्री। लेकिन कौन सा शैवाल का आपसे पूछ रहा है कि प्रयोग किया जाता है। तो बात आई है जब शैवाल का, तो कौन सा शैवाल, तो वो किया जाता है क्लोरेला नाम का शैवाल होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है ना कि औषधि का भी निर्माण होता है। क्लोरेला सेल क्या शैवाल से क्या होता है, औषधि का भी निर्माण होता है। जैसे कि उल्टी वगैरह अगर अंतरिक्ष में किसी को लग रहा है तो उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवाल का अध्ययन आपको तो हम बहुत बार बता चुके हैं, पर यहाँ शैवाल आया है तो इसे रिपीट कर देते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या हो जाता है, फाइकोलॉजी। कौन लॉजी, तो फाइकोलॉजी। ठीक उसी तरह ऑप्शन ए में हमारा क्या है, सेक्रोमाइसेस कवक। तो सेक्रोमाइसेस कवक जो है तो इसका उपयोग कब होता है, तो डबल रोटी बनाने में। पूछ देगा कि डबल रोटी बनाने में किस कवक का उपयोग होता है, तो सेक्रोमाइसिस कवक का। उसी तरह लेमिनेरिया क्या है, तो लेमिनेरिया भी शैवाल ही है और ये क्या होता है, आयोडीन निर्माण में सहायक होता है। किसमें, आयोडीन निर्माण में। ठीक है, और ये भी एक शैवाल ही है। एनाबीना, तो एनाबीना भी शैवाल ही है, ये भी शैवाल का ही रूप है और ये खाद्य के रूप में यूज होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होता है। तो ये थे शैवाल से संबंधित प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करने वाला आ गया। और मिलाना किसको किससे है, तो समझिए तना का रूपांतरण दिया हुआ है और उसका मिलान कर लेना है। तो जैसे पहला नंबर में क्या है, आलू। तो आलू देखिए किस में हो जाएगा, आलू का संबंध, तो इसमें आलू हो जाएगा कंद से। किससे, कंद से। प्याज किससे हो जाएगा, तो सल्क कंद से। अब बंडा केसर किससे हो जाएगा, तो बंडा केसर हो जाएगा धन कंद से। और हल्दी अदरक किससे हो जाएगा, तो हल्दी अदरक हो जाएगा प्रकंद से। इधर साइड में लिख देते हैं, सब तना का रूपांतरण है कि आलू का क्या हो गया, तो कंद हो गया, तो 1 का सी हो जाएगा। 2 का प्याज का क्या हो जाएगा, सल्क कंद, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और 3 का क्या हो जाएगा, बंडा केसर धन कंद, तो डी हो जाएगा। और चौथा का बच गया क्या, हल्दी अदरक, जो प्रकंद के अंतर्गत हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा तो आप तुरंत टिक करिएगा, वरना फिर उलझ के रह जाइएगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली बात क्या है कि आपसे आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा गया है। ये नहीं कि सीधे देखे कि आवर्त सारणी और मेंडलीव टिक करके निकल गए, नहीं। जब बात कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, तब कौन हो जाएंगे, हेनरी मोसले। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या का भी खोज किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है कि परमाणु संख्या के खोजकर्ता भी कौन है, तो हेनरी मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जब लगा रहेगा तो मोसले हो जाएंगे। मेंडलीव कब होंगे, जब सिर्फ आवर्त सारणी का खोजकर्ता पूछेगा। ठीक, जब पूछे आपसे कि आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन, तब कौन हो जाएंगे, मेंडलीव। और ये कब हुआ था खोज, तो 1869 में ईस्वी भी इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लोकेयर किसके खोजकर्ता हैं, तो लोकेयर है हीलियम के, ये तो आप लोग को पता होगा। और CW सीले किसके हैं खोजकर्ता, तो ये क्लोरीन के। ठीक है,
आप बताइए, यहाँ पर से आप लोग को एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण क्या है। चूँकि आज साइंस का सेशन है तो आपको तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब मिलेगा। सबका कंप्लामेशन का क्या है क्वेश्चन है आपको, तो देखिएगा। अब देखिए क्या है, विलयन से क्वेश्चन आ गया आपका। तो गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण क्या होता है, जो आपसे पूछ रहा है। तो जब कह रहा है गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण क्या होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बादल का। ये सब ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। उसी तरह लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि गैस में गैस का विलयन, ऐसे करके डैश डैश करके लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए कि गैस में गैस का विलयन कहेगा तब क्या हो जाएगा, वायु। पीतल में क्या होगा, तो पीतल में होगा जब ठोस में ठोस रहेगा। ठीक, ठोस में ठोस रहेगा तो। और कपूर में वायु कब रहेगा, जब ठोस में गैस रहेगा, तो ठोस से गैस में विलयन रहेगा तो हो जाएगा। एक बार और यहाँ पे सुन लीजिए कि गैस में द्रव का विलयन पूछा गया है तो बादल, गैस में गैस का विलयन तो वायु, ठोस में ठोस का विलयन तो पीतल, और कपूर में वायु का विलयन कब होगा, जब ठोस में गैस रहेगा। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। आपको सुन के देख के लिखने में आसानी भी होगा और समझने में भी आसानी हो रहा होगा। तो आप लोग के पास भी एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर नोट डाउन करते जाइए और इस चैनल को ज़रूर जुड़िए, इसको शेयर भी कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। वृक्क की संख्या कितनी होती है। यहाँ आपसे वृक्क की संख्या कितनी होती है ये पूछ लिया गया है। वृक्क यानी कि किडनी, तो किडनी का संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, और अगर आपसे पूछ दे कि वृक्क का वजन कितना होता है, औसत वजन पूछा भी है बहुत बार। तो वृक्क का औसत वजन कितना होता है, 140 से 150 ग्राम के बीच में होता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि वृक्क की इकाई क्या होती है, वृक्क की इकाई क्या होती है, तो वृक्क की इकाई क्या हो जाती है, नेफ्रॉन। क्या हो जाती है, नेफ्रॉन। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि वृक्क का अध्ययन क्या होता है, वृक्क का अध्ययन क्या होता है, तो इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा और अध्ययन क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। कौन लॉजी, तो नेफ्रोलॉजी। ये सब वृक्क से ही पॉइंट बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे पूछ ले कि वृक्क यानी कि किडनी में जो पत्थर बनता है, तो किसी को पत्थर का हो जाता है तो पत्थर का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। उसका कारण होता है किसके कारण, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। ठीक है, ये हो गया। और क्या इसका कार्य क्या होता है वृक्क का, आप लोग को पता होगा कि रक्त को छानना, रक्त छानना इसका क्या होता है, कार्य होता है। फिर मूत्र का निर्माण भी करना इसका कार्य है। तो ये सब पॉइंट आपको वृक्क से ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वसा में कौन सा होगा और जल में कौन सा होगा। तो वसा में क्या हो जाएगा, घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, तो वसा में हो जाएगा आपका ADE विटामिन ADE यानी कि चार विटामिन क्या होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ जल में पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो B और C, ये ध्यान में रख लेना, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, A-C-B6 क्या है ऑप्शन सी में, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे शरीर में संचित विटामिन के रूप में कौन होते हैं, हमारे शरीर में संचित विटामिन के रूप में, संचित विटामिन के रूप में कौन होते हैं, तो कौन हो जाएगा, A, C और B6, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B6।
बात करें विटामिन B3, B6, B12 के, ये इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि इन विटामिन का निर्माण, रुक जाए अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। इन विटामिन का क्या हो जाएगा, निर्माण। हमारे सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही कलेक्शन आपको दिया जाता है। यही तो खासियत है इस चैनल की कि आपके लिए ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाया जाता है इम्पोर्टेंट का। और आप लोग प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर देखिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उससे संबंधित और जो भी प्रश्न बनता है आपको हम बता देते हैं। तो बड़ी आंत में होता है क्या, इन विटामिन का निर्माण हमारे सहजीवी जीवाणु द्वारा क्या होता है, बड़ी आंत में होता है निर्माण। कौन विटामिन द्वारा, तो B3, B6, B12 और K का। तो ये थे विटामिन से संबंधित प्रश्न। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना है, जानते ही हैं कि आदमी में कितना होता है, 46 है। 46 को उलट दीजिएगा तो 64। तो घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 64। 26 किसका है बात करेंगे, तो 26 है किसका, मेढक का। और 6 किसका है, तो 6 है मच्छर का। और 12 किसका है, तो मक्खी का। ठीक है। और गुणसूत्र का खोजकर्ता आपसे पूछ ले कि खोजकर्ता कौन थे गुणसूत्र के, तो गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे, आप लोग बताइएगा, क्योंकि हम बहुत बार इसको बता चुके हैं। तो ये प्रश्न भी आप ही लोग को बताना है। जो चीज़ हम बहुत बार बता चुके हैं वो तो मेरा पूछना आप लोग से बनता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, तारा का रंग लाल कब लगेगा। यानी कि यहाँ से आप तारा का क्वेश्चन आ गया कि तारा का रंग लाल कब दिखाई देगा, तो कब दिखाई देता है। इसमें 3 केस होता है और तीनों केस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब पृष्ठ ताप निम्न रहेगा तब क्या होगा, तारे का रंग लाल होगा। लेकिन तारे का रंग सफ़ेद कब होगा, ये ध्यान में रख लेना है आपको। तो सफ़ेद कब होगा, जब पृष्ठ ताप क्या होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। और तारे का रंग और क्या पूछा जाता है कि नीला कब होगा। ठीक। तो पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होगा तब क्या होगा, तारे का रंग नीला होगा। तो इसमें 3 केस बना, लाल, सफ़ेद, नीला। और एक निम्न होगा, एक उच्च होगा और एक अत्यधिक उच्च होगा। यही 3 केस आपको ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, हीरा का चमकना किसके कारण होता है। यानी आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा और यहाँ पर वैसे ही दे दिया गया है और आपसे पूछ लेगा कि ये किसके कारण होता है। तो आपको पता रहेगा तब ना। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है जो बार बार रिपीट होता है इससे संबंधित, और इतना ही पूछा ही जाता है। फिक्स इसमें है कि ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, हर हाल में इसको याद रखना है। तो जो हीरा का चमकना होता है वो किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन मतलब क्या, जानते ही होंगे, डिटेल में पढ़े होंगे 12th में, कि जब एक प्रकाश किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर यात्रा करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग को उतना जानना नहीं है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 1 लाइनर प्रश्न है। तो मेनली हम लोग ये जानते हैं कि इससे पूछा क्या जाता है और कैसा प्रश्न बनता है। तो जब आपसे पूछे हीरा का चमकना किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और देखिए इसका एक और क्या एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जाता है, तो एक बार और क्या पूछा जाता है, मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका का बनना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, किसका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर, कौन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसमें, तो ये किसमें, इस किसके कारण, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो ये 3 एग्जाम्पल इसको एकदम आपको ध्यान में रख लेना। बाकी रहा अपवर्तन प्रकीर्णन, तो आगे कभी इससे क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। फिलहाल इसका ऐसे एक ही जगह इतना कुछ जान लीजिएगा तो
ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारा पॉइंट हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा प्रश्न उसके अनुसार आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए आज का अंतिम और 10वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो क्या है, सीमेंट के निर्माण में कौन कौन सहायक है। यानी जब सीमेंट का निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ उपयोग होता है, तो क्या क्या होता है उसमें, चूना पत्थर होता है, सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, जिप्सम भी होता है, इसके साथ ही साथ और क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड भी होता है, फेरिक ऑक्साइड भी होता है। और तो कुछ नहीं, चूना पत्थर हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, जिप्सम हो गया, फेरिक ऑक्साइड, इतना क्या होता है सीमेंट के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि सीमेंट के खोजकर्ता कौन है, सीमेंट के खोजकर्ता कौन है। अब आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। और जो भी आपको रेगुलर सेशन कराया जाता है आप लोग सारा देखिए, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे सब्जेक्ट का टॉप 10 का, प्लस आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अब देखिए, सीमेंट का खोजकर्ता अगर आपसे पूछ दे तो ये क्या हो जाएंगे, जोसेफ अस्पर्टीन। क्या, जोसेफ अस्पर्टीन। और आपसे एक क्वेश्चन सीमेंट से क्या पूछ लेता है कि सीमेंट का जमना एवं श्वसन कैसी अभिक्रिया है या कौन सी अभिक्रिया है। ये काफ़ी बार पूछा गया कि सीमेंट का जमना एवं श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आज के ये थे साइंस के टॉप 10 प्रश्न। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।